हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं एमपी का प्राकृतिक जल संसाधन के बारे में। आपने देखा होगा कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में जो आपका कंपलसरी पेपर है, कंपलसरी पेपर के अंतर्गत जो सेकंड यूनिट है उसमें आपका मध्य प्रदेश का भूगोल वाला जो पार्ट है उसमें मध्य प्रदेश के वन, पर्वत और नदियों पर लेकर के क्वेश्चन आता है। तो जब भी कभी आपको मैंने पहले भी एक स्ट्रेटजी में शेयर किया हुआ था कि जब भी कभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो चार चीज़ों को जरूर ध्यान में रखना है। और वो क्या क्या है कि पहला तो ये मान के चलिए कि आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना होता है, ठीक है। तो कंप्लीट सिलेबस के अंतर्गत देखिए सोशियो आपकी बेहतर हो गई है, काफ़ी दिनों से आप पढ़ रहे हैं, यूजीसी नेट भी आपने क्वालिफाई किया, जेआरएफ है, तो इसलिए निश्चित रूप से आपकी सोशियो बेहतर है। अब एक बड़ा प्रश्न बनता है कि जो एमपी का स्पेशल है उसके लिए तो एमपी का निवासी वो बेहतर कुछ कर सकता है, लेकिन जब बाहर के होते हैं और अगर आप पढ़ाई भी नहीं करते हैं, केवल ये भरोसे से चले जाते हैं, तो वहाँ और आपके लिए दिक्कत हो जाती है। तो अगर आप एग्जाम देने के फाइनली मूड में हो कि आपको एग्जाम देना ही देना है, तो बेहतर ये है कि आप एक बार तैयारी बना करके चलिए। क्योंकि छात्रों होता क्या है कि 4 से 5 क्वेश्चन से ही कोई अगर अच्छा स्टूडेंट है तो 4 से 5 क्वेश्चन से ही बाहर होता है, 5-6 क्वेश्चन से बाहर होता है। और विश्वास मानिए, मैंने आपको बताया था कि जो 50 क्वेश्चन है, 50 में जनरली होता क्या है कि 25 से 30 क्वेश्चन ये आप सही कर ले जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने तैयारी वगैरह करके रखी है, चूंकि कंप्यूटर वाला पार्ट हो गया ये सही कर लेंगे, करंट अफेयर्स का हो गया, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट वगैरह, तो ये मिला करके तो आप इसको कवर करेंगे 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास में मिला करके, तुक्का वगैरह लगा करके। लेकिन छात्रों अगर तैयारी करके चलते हैं तो यही आपका जो 25 से 30 क्वेश्चन है वो मान के चलिए कि वो बढ़ जाता है 5 क्वेश्चन और 30 से 35 क्वेश्चन की तरफ में चला जाता है, ठीक है। समटाइम्स 1-2 क्वेश्चन उसमें बढ़ भी जाते हैं, यानी 5 क्वेश्चन आपका यहाँ से बढ़ने के पूरे चांस होते हैं कि जबकि आप इसमें तैयारी बना करके चलते। तो एग्जाम देना है, इसलिए इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। कुछ नहीं करना है, सिंपल है, आसान है आपके लिए। क्या करना है, कंप्लीट कोर्स एक बार अच्छे से पढ़ डालिए इसका, ठीक है। 5 यूनिटें जो दी गई हैं कि मध्य प्रदेश का इतिहास है, संस्कृत है, साहित्य है, ये आपका पहली यूनिट में, दूसरे यूनिट में मध्य प्रदेश का भूगोल को लेकर के, तीसरे यूनिट में मध्य प्रदेश की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था, ठीक है। और चौथे जो आपका यूनिट है उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं के बारे में पूछेगा। और 5वां सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी के बारे में पूछता है। इस तरीके से ये जो 5 यूनिटें दी गई हैं इनके बारे में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके चलना है। अब इसमें एक चीज ये बन करके आता है, तो कंप्लीट कोर्स के बाद में नोट्स शॉर्टकट में बना, तो जैसे मैं ये आपको बना करके रखा हूँ, ये पीडीएफ में आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको चाहे प्रिंट आउट ले लें, एक बार रिवाइज मार दें, या हो सके तो आपके पास में अगर थोड़ा सा भी टाइम हो, ठीक है, अगर आप सिंसियर होकर के कर रहे हैं तो आप इसको शॉर्ट आउट में, शॉर्टकट में नोट कर लें। क्योंकि होता क्या है कि जब आप अपने हैंड रिटन में एक बार नोट कर लेते हैं ना, तो छात्रों एक बार का लिखना 5 बार, कम से कम 5 बार 10 बार पढ़ने के बराबर में हो जाता है, ठीक है। क्योंकि होता है कि जब कोई बताता है तो बहुत सारी चीजें वो पहले से तैयारी करके रखता है, सारी चीजें उसके पास में प्रिपेयर्ड होती हैं, तो वो बहुत तेजी से चीजें आगे निकल जाती है। लेकिन जब आप उनको राइट डाउन करते हैं तो उसमें समय लगता है, और वही समय आपके माइंड में स्थिरता का भाव बनाने का काम करता है, ठीक है। तो पहले तो ये है कि कंप्लीट कोर्स हो, ठीक है, और दूसरा एक शॉर्टकट नोट्स, अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो पीडीएफ में इसी को ही अगर आप कर लेते हैं और उसके ऊपर आपको कुछ नहीं, बस आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है, ठीक है। तो पीडीएफ लीजिए, प्रिंट आउट लेकर के इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, क्लास के साथ में। देन उसके बाद में रिवीजन करना है छात्रों नोट्स का, और आपने टेस्ट सीरीज का रिवीजन कर करके और फिर फाइनली मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, यानी 150 क्वेश्चन सोशियो के और जो है 50 क्वेश्चन आपके जीएस के। ये दोनों बिल्कुल रेगुलरली आप इनको देते रहिए। और होता क्या है कि जब अच्छे अच्छे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके टेस्ट दे रहे होते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि आपकी स्थिति कहाँ पे बन रही है आप इनको बाखूबी समझ सकते हैं, और क्या कमियां हैं, कैसे। होता क्या है कि जब तक हमारे पास में रिपोर्ट नहीं होती है, ठीक है, तब तक हमको लगता है कि सब कुछ बहुत मतलब इजी है और हम उतने सिंसियर नहीं होते, केयरफुल नहीं होते। लेकिन जब हमारे पास में कोई रिपोर्ट आ जाती है छात्रों, तो कहा जाता है कि जब पहले से रिपोर्ट अगर आपके पास में है तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि आप कुछ ना कुछ तो बेहतर करने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपनी रिपोर्ट को हर वीकली जो रिपोर्ट है वो आपके सामने होनी चाहिए, कम से कम डिस्प्ले होना चाहिए। आप आपस में मतलब डिस्कस करिए अपने लोगों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, कि ये मेरे पास में इस वीक का ये रिपोर्ट रहा है, यानी 200 क्वेश्चन के अंदर में मैंने इतने क्वेश्चन सही किए। तो छात्रों ये सब सारी चीजें आपको ये इसी प्रोग्राम के तहत, ठीक है। तो हमारे यहाँ हायर एजुकेशन के बहुत सारे बच्चे सिंसियर जो लगातार हमारे संपर्क में भी हैं, उन्होंने कहा कि सर अब हम बहुत ही ऊहापोह की स्थिति में क्या एमपी में जाएं एग्जामिनेशन। देखिए छात्रों, इस सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको सब जगह देना है, ठीक है।
और बिना कहीं पर रोक टोक के आपको जाना है, एग्जामिनेशन देना है जब तक आप फाइनली सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं। अभी लास्ट टाइम देखा होगा आपने, बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे यहाँ यूपी का फॉर्म फिल किए हुए थे और 47 को फिल किए हुए थे, उसमें उनका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन एमपीपीएससी के अंदर में उनका सिलेक्शन हो जाता है फाइनली। फिर वो बाद में एमपीपीएससी ज्वाइन करते हैं, 1 ईयर तक जॉब करते हैं आप, और जॉब करने के बाद में फिर से वापस आते हैं और यूपी के अंदर में एडवर्टीज 50 में यहाँ फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पर जॉब करने लगते हैं और अच्छे अच्छे जगहों पर। तो इससे होता क्या छात्रों की कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो ये आप ना सो करिए करे अब हमको जाना है, वहीं जॉब करनी है, परमानेंट रहना है, ये करना, ये सब दिमाग लगाने की जगह पर अपना फोकस करिए कि कहीं मेरा एक सिलेक्शन हो, सबसे पहले आधार बने हमारे पास में कि हम फाइनली यहाँ सेलेक्ट हुए, और देन उसके बाद में आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे जाएं या ना जाएं या कितने दिन तक जॉब करें, जो आपकी प्रायोरिटी पर है। लेकिन ये होता है कि जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको जाना है। तो एग्जामिनेशन जैसा कि पहले से प्रिस्क्राइब है, अगस्त के अंदर में एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो अचानक से कोई जादू तो होने वाला नहीं है कि आप सोशियो पढ़ करके रखे हैं। होता क्या है, एडमिट कार्ड आ गया, प्लानिंग बन गई, फलाने जगह जाना है, तो उस जाने की वजह से, ठीक है, कि आप वहां जाएंगे आएंगे, 2-4 हजार रुपया खर्चा होगा, और उसकी वजह से आप क्या करते हैं छात्रों कि आप उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे पढ़ने पर क्या होता है, मतलब एक मजबूरी बस पढ़ करके जाते हैं, क्या करें, फॉर्म फिल किए हैं तो, और फिर जा ही रहे हैं इतनी दूर तो पढ़ ही लेते हैं। इस टाइप का अगर आप जाते हैं छात्रों तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। मतलब एक चीज ये है कि जो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ में पार्टिसिपेट करते हैं, मैं उनसे एक सवाल हमेशा पूछता हूं कि हमारे पास में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मतलब 700-800 स्टूडेंट आए हुए इंटरव्यू देने के लिए, आपने देखा होगा। और इस इंटरव्यू के सेशन के अंदर में आप कह रहे हैं कि हमारा सा सिलेक्शन होना चाहिए, आपके अंदर में कौन सी ऐसी एबिलिटी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप पर्सन है, या क्या आपके अंदर में ऐसा है जिसकी वजह से ये पद, ये जो पोस्ट है आपको दे दिया जाए, ठीक है। बाकी नेट जेआरएफ या जो है पीएचडी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, फिर आपके अंदर में ऐसा कौन सा पोटेंशियल है। तो इस सवाल का जवाब अगर आपको पास में क्लियर है छात्रों कि आप डेडिकेटेड हो करके शुरू से ही इसके पीछे लग करके ऐसे ऐसे इसी क्रम में आए हैं, इतने घंटे पढ़े हैं, इन चीजों पर फोकस किया है, मतलब अगर ये सब करके रखे हैं आप, कैसे, मतलब बहुत सारी चीजें। अभी देखिए ये बताने वाली बात नहीं है, मैं नहीं समझता कि अगर मैं बताता हूं कि मेरे अंदर में ये, आपके अंदर में कौन सा पोटेंशियल है और क्या एक्स्ट्रा करके आए हैं आप, अगर इसका ईमानदारी से अगर आपके पास जवाब है तो विश्वास मानिए छात्रों सिलेक्शन दूर नहीं है, ठीक है। ये मैं एकदम कंफर्म जानता हूँ इस बात को। तो अगर सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो आप मजबूरी में ना पढ़िए, इसको लग करके 2 महीने इस पे फोकस करिए हमारे साथ में। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ाया, कंप्यूटर वाले पार्ट आपको पढ़ा दिए, ठीक है। ज्योग्राफी इस समय चल रही है, ज्योग्राफी में इंडियन वाला भी पार्ट चला हुआ, करंट अफेयर्स वाले पार्ट चलते रहते हैं। अब आप जो है इसको, जब आप इसको फाइनली टचअप कर देंगे, और मतलब जो वीकली टेस्ट होता है वो आपको बूस्टअप करता रहता है, तो जैसे ही ये आप इसको कवर अप करेंगे ना, तो विश्वास मानिए आपको अंदर से आवाज आ जाएगी कि भाई हमारा सोशियो पहले से तैयार था और अब हमारा जीएस वाला भी पार्ट कहीं ना कहीं बेहतर हो रहा है। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन से ही रुकता है। अच्छे बच्चे का स्टूडेंट, मतलब जो भी अगर अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ा लिखा है, मेहनती है, फिर अगर वो बताता रहे हमारा 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से रुक गया, तो वो यही बताता है 5-6 नंबर मैक्सिमम, और ये 5-6 नंबर आराम से आप जीएस की प्रिपरेशन करके आप कवर कर सकते हैं। तो क्यों नहीं, इसकी स्टार्टिंग क्या कोई मतलब अलग से दिन और समय निर्धारित होगा उसके बाद से शुरू करेंगे, नहीं। अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ, डिसीजन लिया हुआ, और आपने नहीं, लगभग लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ, ठीक है, लेकिन बस वही वाली बात है कि सर चलिए देखेंगे, समझेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरीके से नहीं, लगने की जरूरत होती है, उस प्लेटफॉर्म को समझने की जरूरत होती है, ठीक है। तो आप लग करके, और जितने भी जैसे रिवीजन, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो लग करके मेहनत भी कर रहे हैं, तो उनके सामने क्या प्रॉब्लम है, उनके पास में अब तक प्रॉपर नोट्स नहीं बन पाया, तो भैया प्रॉपर नोट्स बना डालिए, नहीं है प्रॉपर नोट्स तो उसको प्रिंट आउट करा करके रख लीजिए, और हाईलाइटर ले करके अपना इसी तरीके से हाईलाइट करते हुए चलिए। ये काम आपको करना ही करना है, इसको रोकना नहीं है, पहली चीज ये हो गया। दूसरी चीज महत्वपूर्ण ये है कि जो आपके टेस्ट अब तक हो चुके हैं, जितने भी टेस्ट आप दे चुके, उस टेस्ट में से जैसे हायर एजुकेशन के अंदर में मैंने देखा कि मोर देन 50, ठीक है, मोर देन 50 से लगभग 50 क्या, नियर अबाउट 70 से भी ज्यादा टेस्ट हैं। अब 70 से भी ज्यादा टेस्ट मतलब हो गया 100 क्वेश्चन वहां पर आते हैं, साथ मोर देन 7000 क्वेश्चन आपके पास में है, ठीक है। अब आपने बेहतर तरीके से 7000 क्वेश्चन को टैकल किया, उसमें से कुछ सही हुए गलत हुए, लेकिन क्या आपने इनको रिवाइज किया। अब इस 7000 क्वेश्चन में से अगर मैं क्वेश्चन करूं कि ये अगर आप इनमें से कोई गलती तो नहीं करेंगे, तो आप नहीं सर इसमें से गलती हो सकती है, इसका मतलब फिर किस बात की तैयारी है। ये प्रश्न मेरा आपसे नहीं है, लेकिन आप अपने आप से पूछिए किस बात की तैयारी, किस बात का दावा
कि नहीं इस बार सिलेक्शन ही लेना हम चाह रहे हैं और सिलेक्शन हो रहा है हमारा, तो भाई छात्रों ये सब आपको कर करके आना है, ठीक है। शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं इनको और आप इसको अच्छे से समझिए, शुरुआत कर दीजिए बिना विलंब किए हुए, ठीक है। फटाफट से सब लोग जो है इसको तुरंत ही एकदम से स्टार्ट कर दीजिए। जिसको भी ये जाना है कि एग्जामिनेशन अगस्त में देना है, तो अगस्त में एग्जामिनेशन देने का मतलब हो गया आपके पास में 2 महीने से भी कम का समय है। टारगेट 2 महीने का है और 2 महीने अगर 2 महीने पढ़ने के हों छात्रों तो बहुत होता है, नहीं तो 6 महीने भी कोई बेकार, क्योंकि जब हमें पता होता लंबा समय होता है ना तो 6 महीने ऐसे बीत जाते हैं, और जब हमें पता होता है कि एग्जाम सामने है तो 2 महीना बहुत होता है, ठीक है। तो पर डे अगर आप एक लेक्चर पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है बहुत सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, तो आज हम देखते हैं बहुत कुछ इसमें होने वाला है, बहुत सारी चीजें जानकारी वाली होने वाली हैं। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हो और जो हम क्वेश्चन बना के, तो छात्रों हमारी अपनी कोशिश ये रहती कि कोई भी चीज बाहर ना जाए उससे, ठीक है। बाकी एबनॉर्मल टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और अत्यंत वो सबके गलत होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी का तुक्का उक्का से सही हो जाए एक अलग बात है, तो आपका भी तुक्का से सही हो सकता है, लेकिन एकदम एबनॉर्मल है तो सबके गलत होंगे। लेकिन एकदम सामने क्वेश्चन की ये चीज आपको आनी ही आनी चाहिए और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने अवॉइड किया हुआ। तो एटलीस्ट यहाँ से अगर आप पढ़ करके चलते हैं और आप अभी पूरा लेक्चर पढ़ेंगे और जब टेस्ट भी देंगे तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद में आपको फुल एंड फाइनल अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं सर हम बेहतर कर पा रहे हैं, और निश्चित रूप से बेहतर कर पा रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस आगे बढ़ रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का प्राकृतिक जल संसाधन पे बात करें तो प्राकृतिक जल संसाधन के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश काफी समृद्ध रहा है, ठीक है, काफी समृद्ध रहा है। यहाँ की अनेक छोटी बड़ी नदियां न केवल सिंचाई की बात की जाती है, अपितु विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो यानी जब भी कभी रिवर की बात होती है तो केवल सिंचाई के लिए नहीं होता या केवल विद्युत के उत्पादन के लिए, दोनों चीजें वहां पर होती है, विद्युत और एज वेल एज जो है इरिगेशन के लिए, ठीक है। तो अनेक जलप्रपात भी इस दिशा में अपना योगदान, बहुत सारे जलप्रपात भी वहां पर, जैसे धुआंधार जलप्रपात, तो हम जलप्रपात को भी आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन चूंकि रिवर से जुड़ा है तो इसलिए वो चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। हम यहाँ की अगर कुछ प्रमुख नदियों की बात करें तो उसमें मेजर रिवर में आ जाती है नर्मदा, चंबल, बेतवा, तवा, केन, सोन, छिप्रा, काली सिंध, सिंध, ठीक है, और ताप्ती, और ये सब प्रमुख नदियां हैं। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन कौन से कुछ नदियां जो भी प्रवाहित होने वाली नदियां हैं उसमें प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो देखिए एक यहाँ पर ये है कि जो भी ये नदियां अभी ऊपर लिखी गई, नर्मदा, चंबल, बेतवा, केन, सोन, छिप्रा, काली सिंध वगैरह, ये नदियां कैसी हैं? प्रायद्वीपीय नदियां हैं, यानी हिमालयन रिवर नहीं है, ठीक है। जो पेनिनसुलर रिवर है प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये प्यारा सा बन गया कि प्रायद्वीपीय, ठीक है, तो इसको प्रायद्वीपीय, ठीक है, प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर क्यों? क्योंकि वो द्वीप टाइप का बना होता है। ये जो पार्ट होता है छात्रों, यहाँ चूंकि यहाँ सब पानी भरा हुआ है तो ये छोटा सा द्वीप होता है, द्वीप की तरह होता है, इसलिए प्रायद्वीपीय, ठीक है, पेनिनसुलर जिसको कहते हैं। तो पेनिनसुलर रिवर के रूप में है, ना कि हिमालयन रिवर है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब उसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे कि नर्मदा और ताप्ती, दो यहाँ पर जो नदियां हैं, इनको पूरे भारतवर्ष के अंदर हमेशा क्वेश्चन पूछा, नर्मदा ये ज्वार नदमुख बनाती हैं, यानी एक्चुअरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का नहीं करती हैं। दो चीजें हैं, नदियां दो चीजें बनाती हैं छात्रों, एक एक्चुअरी जिसको कहते हैं ज्वार नदमुख, और एक होता है डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा और एक्चुअरी में क्या अंतर होता है? बेसिकली इन दोनों में मतलब जो है क्या अंतर होता है, ये थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए जैसे कोई रिवर, अगर हम कह लीजिए कि दो माउंटेन सीरीज के बीच में से निकल रही है, ठीक है, मैंने आपको बार बार बताया था कि नर्मदा रिवर की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या करता है कि ये जो दो रिवर हैं, ये जो दो माउंटेन सीरीज हैं, ठीक है, विंध्यन और सतपुड़ा, ठीक है, ऊपर ये आपका विंध्यन वाला पार्ट हो गया और नीचे हो गया सतपुड़ा। तो विंध्यन और सतपुड़ा सीरीज यानी माउंटेन सीरीज, ऐसे अप एंड डाउन, इसके बीच में ये मतलब जो है फुल यहाँ पे बहती है। तो जब ये बहती है तो एक नाली के रूप में आकर के सीधा डंप करती है एकदम नीचे, ऐसे ये आकर के डंप करने का काम करती है, ठीक है। मतलब ये फैल नहीं सकती है, क्यों? इधर से भी मेड़ के रूप में, इधर से भी मेड़ के रूप में, यानी बॉर्डर लाइन बनाने का काम कर रहा है विंध्यन और सतपुड़ा। तो जब कोई भी रिवर आती है और सीधा एक जगह पे आती है, किसी के बीच से आकर के ऐसे ड्रॉप आउट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअरी कहते हैं, ज्वार नदमुख कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? लेकिन डेल्टा का मतलब क्या होता है कि जब वो चीजें कोई भी रिवर आई और रिवर आने के बाद में फिर क्या करती है कि वो अपने लास्ट वाले मोमेंट पे बहुत सारे सिस्ट गाद को लेकर के जमा करती है। तो ये गाद इसके मुंह पर जमा हो जाते हैं, तो इससे धीरे धीरे करके ये पानी फैल जाता है, ठीक है।
तो जो भी बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली कतिया जैसे गंगा हो गया, ठीक है, तो ये सब रिवर क्या है, ये जो है ये डेल्टा बनाने का काम करती है। ये धीरे धीरे करके पानी फैल जाता है। तो जब पानी आए और गिरने के पहले ये इसका क्षेत्र विस्तृत हो जाए तो उसको डेल्टा, जैसे आपने देखा होगा कि डेल्टा का साइन बन जाता है छात्रों, यहाँ से आया लेकिन ये क्या हुआ, विस्तृत हो गया। तो ऐसे इस तरीके से हो जाता है, तो इसको हम डेल्टा कहते हैं। क्लियर हो गई बात। तो डेल्टा नहीं बनाती हैं दो रवि नदियां, क्यों? क्योंकि नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा के लिए मैंने बताया कि ऊपर विंध्यन, नीचे सतपुड़ा, इसके बीच में ड्रॉप आउट हो रही, नीचे ताप्ती है तो ये तो सतपुड़ा हो गया, और यहाँ पर अजंता श्रेणी की जो है गुफाएं हैं, ठीक है। तो अजंता जो माउंटेन सीरीज है और सतपुड़ा, इनके बीच में फ्लो आउट होती है, इसलिए तो ये दोनों रिवर ज्वार नदमुत एक्चुअली बनाती हैं। भाई छात्रों, एक गलत नहीं करके आना है, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, क्योंकि देखो अब गलत करने का कोई मतलब नहीं बनता है, इतना तो ये मान करके चलिए, ठीक है। तो जो भी चीजें हम बताते चले उनको आप समझते चलिए। देखिए मैंने एक छोटा सा ऐसे डुप्लीकेट टाइप का मैप बना लिया, और बार बार मैं कहता भी हूँ तो आप लोग भी मैप बनाया करिए। वो केवल अपने प्रैक्टिस के लिए होता है, ना कि एकदम से बिल्कुल उसको कलाकारी करना है, समझना है, सही गलत वहां नहीं होता है, वो सिर्फ प्रैक्टिस करने की। क्यों हम ये कहते हैं? क्योंकि कारण क्या है कि जो क्वेश्चन होता है छात्रों, वो तो बस केवल क्या है कि क्वेश्चन बहुत आसान किस्म का होता है। क्यों आसान कहता हूं? क्योंकि वो क्वेश्चन भी सामने होता है और आंसर भी सामने ही होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आंसर है ही नहीं, आपसे क्वेश्चन की ओर पूछ लिया गया और आपसे पूछा गया बताओ इसका क्या होगा, पूछ लिया गया नर्मदा किन दोनों के बीच में बहती है, ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन ही नहीं है, आपको खुद याद करके, भैया क्वेश्चन भी सामने आंसर भी सामने, सिर्फ आपको बता भर देना है। तो आपको क्या है, उसका ट्रिक निकालना पड़ता है, भैया इसको इस ट्रिक से लर्न करना, ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे है विंध्यन सतपुड़ा, तो विंध्यन विंध्याचल ये ऊपर है, यूपी से टच है तो वो है माउंटेन सीरीज, तो विंध्यन, और उसके बाद में वहां पर सतपुड़ा। तो सदबुद्धि आ गई, ठीक है, नर्मदा में नहाने के बाद में तो विंध्यन से हो करके सतपुड़ा, तो विंध्यन सतपुड़ा के बीच में। तो आप क्या है, इसको मैंने ट्रिक बताया। कभी का आपको कंफ्यूजन है, सर सतपुड़ा विंध्यन है, ऊपर विंध्यन है कि नीचे विंध्यन है, कि सतपुड़ा कहाँ है, अजंता कहाँ है, कंफ्यूजन हो रहा है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दे करके रखा, अजंता सतपुड़ा विंध्यन सब दे करके रखा है, अब आपके सामने वहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर हम इसको कैसे लर्न करें। तो इसलिए ये जो ट्रिक होती है, जो मैपिंग होती है, जो बनाने की चीजें होती हैं, ये इसीलिए होती है कि आप कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए और आप उसको इजिली लर्न कर सके, ठीक है। तो चलिए भाई छात्रों, ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसको देखते हैं, इसका अगला वाला पार्ट की डेल्टा और एक्चुअरी के बाद में क्या चीजें हैं। अब हम एक एक करके जो भी ये रिवर हैं इनके बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पे मैप में आप पहले थोड़ा सा एक बार देख लेंगे कि कैसे कैसे किस तरीके से रिवर यहाँ पर फ्लो करी है। देखिए जो ये आपका कर्क रेखा है, ठीक है, ये आपकी जो रेखा है वो आपकी कर्क रेखा है, और इसी कर्क रेखा के इधर और उधर देखा जाए तो इस तरीके से तमाम रिवर यहाँ से निकल करके जाती हैं, ठीक है। जैसे चंबल हो गया, काली सिंध हो गया, पार्वती नदी हो गया, सिंध नदी। देखो एक चीज याद करना बार बार कि सिंधु नहीं कहना है, सिंधु तो वो जो आपका जो एंट्री करती है सिंधु सतलज और ये रिवर तो ऊपर है, तो सिंधु ना हो करके यहाँ पे याद रखना ऊ की मात्रा नहीं है, सिंध है, सिंधु और काली सिंध, ठीक है, सिंध और काली सिंध ये दोनों रिवर ये इधर की तरफ में फ्लो करती है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो सिंध हो गया, काली सिंध हो गया, ठीक है, बेतवा हो गया, धसान नदी हो गया, केन हो गया, यहाँ पर सोन हो गया, ठीक है, ये आपकी नर्मदा हो गई। और यहाँ पर देखिए ये माही रिवर है, यहाँ से गई, यानी यहाँ से ऐसे निकल करके हो गई और वापस कट करके और फिर से आ गई, यानी ये गुजरात में फिर से वापस इस तरीके से। तो इस पे क्वेश्चन भी पूछे कौन सी नदी ऐसी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार, ये जो टॉपिक आपका आंसर है कर्क रेखा, इसको 2 टाइम्स यहाँ से गई क्रॉस की और फिर से वापस आ गई यहाँ पे। तो 2 टाइम्स क्रॉस करने वाली रिवर जो है वो कौन सी है, माही रिवर, ठीक है। तो माही रिवर, इस पे क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। क्लियर हो गई बात। और इसी तरीके से जब कभी कभी ऐसे जब इंटरनेशनल लेवल पर पूछते हैं, ऐसा यहाँ पर तो आने का मुश्किल ही है, लेकिन एक बार पूछा जाता है एक बार, ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा मतलब हो गया कि इक्वेटर, विषुवत रेखा, ठीक है, तो इक्वेटर को 2 टाइम्स काटने वाली कौन सी रिवर है, ठीक है, तो वो कांगो बेसिन है, ठीक है। तो कांगो रिवर है, वो जो है वो क्या करती है, विषुवत रेखा को इक्वेटर को 2 टाइम्स कट करने का काम करती है। और एक जो है मकर रेखा को, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ जो नीचे 23.5 और ऊपर 23.5 ये कर्क, तो ऊपर कर्क हो गया, नीचे मकर हो गया, बीच में विषुवत रेखा यानी इक्वेटर हो गया, ठीक है। तो जो कर्क को काटती है वो तो आपका क्लियर हो गया, माही हो गया। मकर को जो काटती है उसको कहते हैं छात्रों लिम्पोपो, क्या कहते हैं, लिम्पोपो। तो ये लिम्पोपो ये भी अफ्रीका के अंदर में है, ठीक है, जो बोत्सवाना के पास में
बोत्सवाना और जिम्बाब्वे वाला पार्ट है उसको सेपरेट करने का काम करती है लिम्पोपो। तो ये भी आपका पार्ट हो जाता है। तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, तो आप इसको माइंड सेटअप में रखिएगा, कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो नदियां हैं, इन नदियों को 1 to 1 करके इन चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं। अगर हम लोग बात करें नर्मदा रिवर की, अगर हम लोग बात करें कि नर्मदा की विशेषता क्या है, तो भारत की जो 5 बड़ी नदियां हैं उसमें इसकी गिनती है। ठीक है, भारत की 5 बड़ी नदियां, यानी भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, वो गंगा, दूसरे नंबर पर गोदावरी, ठीक है, गंगा सबसे लंबी, फिर गोदावरी है, फिर देन कृष्णा है, देन यमुना है, और 5वें नंबर पर नर्मदा है। तो इसको आपको लर्न करके रखना है। ठीक है, गंगो, तो इसको ऐसे आप गंगो, ठीक है, गंगो क्रिया, क्रिया नाम ऐसे याद रखिए, गंगो क्रिया नाम। आप कैसे याद रखेंगे? गंग, गंग माने गंगा, गो, गो माने गोदावरी, क्रिया माने ये कृष्णा, या माने यमुना, और ना, नाम, नाम माने नर्मदा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो गंगो क्रिया नाम इसको आपका सीरियल है, सीक्वेंस है, कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाए, ठीक है, कि इनके सीक्वेंस को मिलाइए। और खासतौर से हायर में भी ये सब चीजें पूछी जा सकती है, क्योंकि वहां भी ज्योग्राफी का पार्ट आता है, तो इसलिए आप इसको जान के चलिए, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो इनका सीक्वेंस अगर पूछा जाए, ठीक है, तो वो आपको लर्न करके रखना होगा कि किस तरीके से इनका बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, घटता हुआ क्रम, सबसे लंबी नदी, फिर और छोटी 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 देनी है। ठीक है, तो 5, तो नर्मदा, नर्मदा की अगर हम लोग बात करें, जो 5वें नंबर की, भारत की 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी जो है नर्मदा, वो मध्य प्रदेश की मुख्य नदी के रूप में है। इसका जो है ये जो उपनाम, इसको रेवा नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि मध्य नर्मदा को रेवा नदी भी कहते हैं। इसको एमपी की जीवन रेखा कही जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि नर्मदा को और क्या कहते हैं? रेवा। ठीक है, तो रेवा नदी भी कहा जाता है, इसका उपनाम रेवा। अब ये क्या है? लोकल नेम है, अगर आप इसको नहीं लर्न करके रखते हैं तो ये आपका, अब यही है एमपी स्पेशल। ठीक है, छोटी चीजें हैं, लेकिन बस वही है कि सर ये क्या जरूरत थी पूछने की, नर्मदा तो ऐसे फेमस है, लेकिन रेवा आपको लर्न करके रखना है। उसके बाद इसके उद्गम स्थल की बात करें तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मैकाल पर्वत के पास में, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का एक मैकाल पर्वत है, वहां अमरकंटक चोटी से निकलती है। तो ये बार बार पूछा जाता है किस चोटी से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक ही ऐसी चोटी है जो इधर की साइड में, यानी वेस्ट साइड में बह जाती है नर्मदा, और जब ये नॉर्थ ईस्ट की ओर चली जाती है तो वहां से निकलती है सोन नदी। ठीक है, तो याद रखिएगा, नर्मदा के साथ में जस्ट अपोजिट में फ्लो करती है भाई छात्रों सोन रिवर। ठीक है, अमरकंटक से। तो दोनों चीजें हैं, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कभी कभी ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको मैप में बताया भी कि ऊपर अगर आप मैप को देखें तो यहाँ पर देखिए ये अमरकंटक चोटी है। ठीक है, और अमरकंटक चोटी के पास में ये जो पार्ट है, इधर से देखिए ये पूर्व है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था इस तरीके से। इसको थोड़ा सा एक दूसरे कलर से मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इसको, ये ईस्ट वाला पार्ट है, ये आपका वेस्ट वाला पार्ट है, ये ऊपर जो है नॉर्थ का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नॉर्थ, और नीचे जो होता है छात्रों वो होता है साउथ। क्लियर हो गई बात? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि तो अमरकंटक ईस्ट टू वेस्ट ये फ्लो कर रही है। कैसे? इस तरीके से यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये आपका फ्लो होकर के यहाँ पर पहुंच रही है। ठीक है, और जबकि सोन रिवर देखा जाए तो यहाँ से इधर की तरफ में फ्लो कर गई। क्लियर हो गई बात? तो भैया ईस्ट टू वेस्ट इसको फ्लो कर रही है, उसको लर्न करके रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बंगाल की खाड़ी में न गिर करके खंबात की खाड़ी जो है यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, वहां पर गिरती है। तो इसको याद रखिएगा। जैसे अगर हम मतलब जो है ये बात करें तो यहाँ पर याद रखना है आपको। ठीक है, ये यहाँ से निकल करके ये जो खंबात की खाड़ी है, इसमें जो है गिरने का, ये जो खाड़ी है यहाँ पर ऐसे, खाड़ी का मतलब क्या होता है छात्रों? खाड़ी का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा स्थान जहां पर अंदर की ओर पानी चला जाए, मतलब एक बाहरी स्थान से छोटे से स्थान में पानी जाए और फिर वो पानी बाहर आ जाए, तो ये जो बन जाता है वो खाड़ी बन जाता है। ठीक है, खाड़ी वाला। तो ये जो स्थान बना हुआ देखो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बना हुआ है ऐसे अंदर में, तो ये खाड़ी बन गया, इसको खंबात की खाड़ी कहते हैं। ये कक्ष की खाड़ी है, देखिए इधर अंदर की ओर आकर के कक्ष की खाड़ी हो गई। ठीक है, ये जो है आपका देखिए यहाँ से करके और यहाँ इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ तक ये जो ऐसे ऐसे क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है ना, ये बर्मा म्यांमार का जो क्षेत्र है, ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जल आ गया, तो इसीलिए इसको बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ठीक है, और यहाँ पर
जो ऐसे छोटा सा क्षेत्र बन करके ऐसे ये करता है, तो ये मन्नार की खाड़ी है छात्रों, ठीक है, ये आपका मन्नार की खाड़ी। तो आप इसको ध्यान रखना है इतनी चीजों को कि कच्छ की खाड़ी, ठीक है, मतलब ये सब खाड़ियां हैं, इसे लर्न करके रखिए क्योंकि हायर भी दे रहे हैं छात्रों, ठीक है। अब ये आ गई बात तो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी चीजों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये वाला है तो कच्छ की खाड़ी हो गया, और उसके बाद में खंभात की खाड़ी हो गया, ठीक है, मन्नार की खाड़ी हो गया और बंगाल की खाड़ी हो गया। तो खाड़ी का मतलब समझ गए, और खाड़ी चार खाड़ियां जो अपने पास में है उनको भी आप लोगों ने देख लिया, ठीक। तो नर्मदा क्या बनाती है भाई, ज्वार नदमुख बनाती है, ठीक है, ये भी बात ऑलरेडी आपकी क्लियर है कि ज्वार नदमुख एक्चुअली का निर्माण, एक्चुअली डेल्टा के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैसे बनता है, वो भी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए ये गिरती है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है भाई, लंबी है तो कितनी लंबी है मन में बनता नहीं है, वो है 13-12, ठीक है। आपको बस इतना लर्न करना है 13-12। आप ऐसे जैसे 1312 किलोमीटर, तब आप हमेशा क्वेश्चन मतलब आप गलत करके 13-12 याद कर लीजिए, काम खत्म, ठीक है, 13-12। तो ये 13-12, ठीक है। तो ये अपनी अपनी ट्रिक है, जैसे भी याद कर पाइए आप वैसे याद कर लीजिए, ठीक है, 1312 याद करिए, लेकिन वो सब कंफ्यूजन है, 13-12 वो आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। तो 13-12 किलोमीटर जो है, यानी ये आपका ये हो गया, ठीक है, यानी इसकी मैक्सिमम लंबाई जो है वो 13-12 किलोमीटर है। तो भाई छात्रों ये एमपी में कितना फ्लो करती है, ठीक है, तो 1077, एमपी के अंदर में 1077, और बाकी लगभग 250-300 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो गुजरात के अंदर में चलती है, ठीक है। तो इसका बहाव मध्य प्रदेश में 1077 है, 13-12 किलोमीटर की लंबाई है। राष्ट्रीय स्तर पर 5वीं नदी है गंगोक्रिया नाम, ठीक है, गंगोक्रिया नाम, इसको लर्न करके रखेंगे इस ट्रिक को, तो अपने आप गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना और नाम नर्मदा, ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे कि नर्मदा, इसकी जो सहायक नदियां हैं, क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लर्न करके रखिए। तवा हो गया, ठीक है, तो जब आप बात करेंगे कि नर्मदा, तो नर्मदा में तवा, ठीक है, हिरण, तवा, हिरण, हथनी, ठीक है, वंजर, ठीक है, टाडा, मान, कोलार, दुधी, वरना, चंद्र केसर, ऊंटी, इतनी नदियां जो है ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो भैया छात्रों इसको लर्न करना पड़ेगा, आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगर मान लीजिए जैसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया तो ठीक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जीवन रेखा ये वो नाम, रेवा नाम किस उपनाम से कौन सी नदी जानी है, ऐसा क्वेश्चन तो सिंपल में हो गया, ठीक है। या कहाँ खंबात की खाड़ी में गिरने वाली पूर्व से पश्चिम की बहने वाली नदी नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन, ये सब सिंपल है। लेकिन अगर कभी पूछ लिया निम्न में से कौन सी सहायक नदी नर्मदा की सहायक नहीं है, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं कहलाती है, तो वहां पर कंफ्यूजन होगा। इसलिए आप याद रखिए कि तवा, नर्मदा जो है वो तवा, हिरण और हथनी आपको याद रखना है, ठीक है। तो तवा, बंजर, टाडामान, कोलार, दुधी, वरना, चंद्रकेसर, ऊटी, ये आप इसको 2-3 बार पढ़िएगा छात्रों, ये लर्न हो जाएगा, ठीक है, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, लर्न हो जाएगा, कोई घबराने वाली जरूरत नहीं, क्योंकि जब एक बार दिमाग में बैठे रहिए, और जब आपके पास नोट रहेगा, बस वही है ना कि नोट के अंदर में, जैसे आपके पास ये नोट मिल गया सपोज करिए, और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर मेरे दिमाग में आया कि भाई ये कैसे क्या हो सकता है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, बस आपको इजिली एक छोटा सा काम करना रहता है कि इसको आप रेड जोन से ऐसे इस तरीके से कर करके और हाईलाइटेड जोन से कर दीजिए, ठीक, हाईलाइटेड जोन में अपने बना दीजिए, और जब आप फाइनली एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो उसके कुछ समय कूल होकर के माइंड में रखिए कि तवा, हिरण, हथनी, बंजर, टाटा, मान, कोलार, दुधी, वरना, चंद्रकेसर और ऊटी, ये जो सहायक नदियां हैं ये किसकी हैं, ये गोदावरी की, ये नर्मदा की सहायक नदियां। चलिए अब हम लोग बात करेंगे उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा का निर्धारण करती है। भाई देखिए इस नदी की अगर हम लोग बात करें तो एक विशेषता ये भी है कि अगर आप देखें तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को सेपरेट करने का जो काम करती है, यानी इस नदी के बाद में इधर का पार्ट ये जो साउथ टचअप रहता है, ठीक है, और इसके इधर वाला ये नॉर्थ, ठीक, तो ये याद रखिएगा कि उत्तर और भारत की जो पारंपरिक सीमा इसका निर्धारण करने का नर्मदा नदी है, ठीक है, इधर से जाकर के नर्मदा, इधर से जाकर के यानी यहाँ से निकल करके साउथ वाला पार्ट हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। अमरकंटक चोटी से 3 नदियों का, तो एक तो अभी आप मैंने बताया नर्मदा इधर की तरफ में आ गई, सोन नदी उधर चली गई, लेकिन एक जोहिला, ठीक, तो ये आपका बन गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर इसको नहीं जाएंगे तो फिर वही होगा ना कि पढ़े सर लेकिन जाहिल हो गए, तो आपको ऐसे याद रखना है कि पढ़े नर्मदा सोन लेकिन जाहिल हो गए सर, जोहिला के बारे में जाने नहीं।
तो नर्मदा सोन ये जोहिला रिवर, ठीक है, क्लियर हो गई बात। नर्मदा सोन और जोहिला ये कहां से निकलती हैं? अमरकंटक चोटी से निकलती हैं, क्लियर हो गई बात। अब हम लोग इसके अगले पार्ट पर बात करें कि नर्मदा एवं क्षिप्रा नदी के संगम को उज्जैनी शहर इंदौर में, जो उज्जैन है महाकाल, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। तो नर्मदा और क्षिप्रा नदी का जहां संगम होता है, जैसे इलाहाबाद के अंदर में गंगा यमुना का जो संगम होता है, वैसे ही नर्मदा और क्षिप्रा का जो संगम है वहां उज्जैन, ठीक है, उज्जैन में होता है। उज्जैन इसलिए कहा जाता है, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, क्वेश्चन कई बार आता है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है छात्रों कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, ठीक है, तो ये भी पार्ट हम आपको इसका भी लेक्चर शूट आउट करके भेज देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रतिवर्ष 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता रहता है। अभी लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, तो ये कब होने वाला है? 2028 में, ठीक है। तो 2028 में, यानी 2016 के बाद अब 28 में जो है महाकुंभ, आगामी महाकुंभ 2028 में, तो आप वहां प्रोफेसर होंगे तो फिर आप उस महाकुंभ का आनंद ले पाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए और ज्यादा आनंद बाकी क्या, बाकी तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, लेकिन ये है कि जब आप एक पद प्रतिष्ठा पर होकर जाते हैं तो और भी आनंदित होता है। तो मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों में बात करें तो नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कि अभी नेशनल लेवल पर तो मैंने आप लोगों को लर्न करा दिया था कि गंगो क्रिया नाम, अगर गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, नर्मदा, लेकिन नर्मदा के बाद और केवल एमपी की अगर बड़ी नदियों की बात की जाएगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको, तो ये आपको लर्न करके रखना। थोड़ा सा मैं यहाँ पर कलर चेंज करूंगा, हाईलाइट करूंगा। तो ये आपका नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा, ये नदी है। तो इसको कैसे, तो नमचा सोन, इसको आप ऐसे याद करेंगे, लर्न करने के लिए इसको याद करेंगे नमचा सोन, ठीक है, नमचा सोन, ताप्ती, बेतवा, ठीक है, ताप्ती, बेतवा, नमचा सोन, ताप्ती, बेतवा। नमचा सोन का मतलब हो गया नर्मदा, चंबल, सोन, ठीक है, नमचा, नर्मदा, चंबल, सोन, नमचा सोन, ताप्ती, बेतवा, ठीक है। तो नमचा सोन, नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, ये आपको रिवर लर्न करके रखना है, ये आपकी बड़े से छोटी। तो नर्मदा, चंबल, सोन, नमचा सोन, तो ये नमचा सोन को अगर यहाँ पर देखिए तो ये जो सबसे बड़ी रिवर के रूप में ये आपको क्लियर हो गया नर्मदा। चंबल रिवर की बात की जाएगी भाई छात्रों, तो यहाँ से देख के निकल करके ये आपकी चंबल चली गई, ठीक है। तो ये आ गया नर्मदा, नमचा, सोन। सोन रिवर की बात करें तो मैंने बताया था यहाँ से निकल करके ये नमचा सोन, ठीक है। तो नमचा सोन, नमचा, नर्मदा, चंबल, सोन, नमचा सोन, और उसके बाद में बेतवा, नमचा सोन, ये आपको लर्न करना है, नमचा सोन और ताप्ती, बेतवा। ताप्ती क्यों ताप्ती भाई, ताप्ती की भी अगर बात की जाएगी तो यहाँ से निकल करके और यहाँ पर फ्लो आउट होती है, ठीक है। तो यहाँ चूंकि यूपी के मतलब एमपी में ये थोड़ा सा कम है, इसीलिए बस इतना ही है, मतलब इसको दूसरे पार्ट से करा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है। तो ये आपका ताप्ती वाला पार्ट हो गया। तो नमचा, नमचा सोन, ताप्ती, और ये आपका बेतवा वाला पार्ट हो गया, यहाँ से आपका जाकर के ये पार्ट, ठीक है। तो ये इतनी बातें हो गई आपकी क्लियर। तो नमचा सोन, ताप्ती, बेतवा, ठीक है, नमचा सोन, ताप्ती, बेतवा, इसको लर्न करके रखिए, बिल्कुल लर्न करके रखिए, क्योंकि छात्रों एक चीज ये क्लियर है कि अगर आप इनको लर्न नहीं करते हैं तो फिर सब पढ़ना लिखना बेकार। वही होता नहीं है कि मतलब हम पढ़े तो सर, लेकिन वो पोटेंशियल यूज करना पड़ता है अपना छात्रों। एक चीज जान लीजिए, ऐसे तैयारी होती नहीं है कि आराम से कूल होकर बैठे हैं एकदम से, हाँ सर एक बार पढ़ लिया किसी तरीके से, ऐसे नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है। नमचा सोन, ठीक है, नमचा सोन, ताप्ती, बेतवा, नमचा सोन, ताप्ती, बेतवा। जब आप इतनी बार कह चुके हैं कि अब जब आपके पास में क्वेश्चन आएगा ना तो मतलब वो अंदर से आवाज आ जाएगी, और आप ऐसे छोटा सा भी पेपर वही है, पेंसिल पे आपने लिख दिया नमचा सोन, ताप्ती, बेतवा, नमचा सोन, ताप्ती, बेतवा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ये लिखेंगे तैसे ही आपका क्लियर हो। चलिए भाई छात्रों, ये आपका पार्ट हो गया, यानी 5 बड़ी नदियों में ये आपको लर्न हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नर्मदा घाटी परियोजना की, क्योंकि ये परियोजना सबसे विवादित परियोजना, इसी के लिए बहुत सारी समस्याएं भी चल रही है। मध्य प्रदेश राज्य की जीवन रेखा कही जाती है, और इसके जल का, कि जो इसका जल है इसका समुचित उपयोग हो सके, मैक्सिमम
इसके लिए डैम बनाना शुरू किया। 29 बड़े डैम इस पे बने हुए हैं। मतलब अब आप सोच सकते हैं छात्रों, कितना बिजली का, मतलब अमरकंटक चोटी से निकल करके खंबात की खाड़ी में गिर रहे, उसके बीच में पानी जब डेली टू डेली गिर ही रहा है, तो बीच में फिर क्या किया, 29 बड़े डैम, 1 2 3 4 ऐसे करके 29 बड़े डैम, 135 मध्यम डैम। आप सोचिए, पूरे जीवन रेखा क्यों कहा जा रहा है, चाहे वो जो है खेती करने के लिए सिंचाई की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, इसलिए ठीक है। तो आप सोचिए कि पानी की भी व्यवस्था करे और बिजली की भी व्यवस्था करे, तो इसीलिए जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो 29 बड़े, 29 बड़े बांध, 135 मध्यम और 3000 छोटे बांध उपलब्ध हैं। तो छात्रों ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। ये विस्तृत परियोजना के जो ये आपका नर्मदा घाटी है, बहुत ही विशाल लेवल पर परियोजना है। इसको अगर हम लोग देखें तो ये छात्रों 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। एक तो आ जाता है नर्मदा सागर, ठीक है, परियोजना, और दूसरा सरदार सरोवर परियोजना। ठीक, तो नर्मदा सागर परियोजना है और उसके बाद में सरदार सरोवर परियोजना है। सरदार सरोवर जो परियोजना है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में जजमेंट दे दिया था, ठीक है, कि इसको बनना चाहिए और इसीलिए ये अपना सरदार सरोवर बांध बना। ठीक, आधुनिक भारत का द्वितीय तीर्थ स्थल के नाम से, इस उपनाम से नेहरू जी ने इसको संबोधित किया था। सरदार सरोवर परियोजना को आधुनिक भारत का द्वितीय तीर्थ स्थल के नाम से नेहरू जी ने किया था। कहां पर है सरदार सरोवर, ये 4 राज्य जो है उनकी ज्वाइंट है तो नौगांव गुजरात में स्थापित है छात्रों। ठीक है, यानी सरदार सरोवर ये नौगांव गुजरात में स्थापित है, लेकिन ये 4 राज्यों को बिजली, 4 राज्यों की मिलीजुली परियोजना है। कौन से, एमपी, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। क्लियर हो गई बात। तो एमपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये जो चारों वहां पर मिलने का काम करते हैं, एकदम बॉर्डर लाइन बनाने का काम करते हैं, इसलिए 4। तो सरदार सरोवर ये स्पेशली गुजरात के अंदर में है, नर्मदा नदी पर नौगांव में स्थापित है, लेकिन 4 राज्यों की परियोजना है, एमपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस राज्यों की परियोजना, तो याद रखिए 4 है, एमपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। क्लियर हो गई बात। तो एक सरदार सरोवर परियोजना, दूसरा नर्मदा सागर परियोजना। ठीक है, अब नर्मदा सागर परियोजना जो बना हुआ है, यहाँ पर क्या है कि ये जो रिवर है, इसी नर्मदा सागर परियोजना पर जो बवाल है, ठीक है, और उसमें भी इंदिरा सागर जो परियोजना बनी हुई, इसी इंदिरा सागर परियोजना के बनने की वजह से छात्रों नर्मदा बचाओ आंदोलन जो मेधा पाटेकर जी का हाईलाइटेड है, वो नर्मदा सागर परियोजना से संबंधित है। तो इंदिरा सागर बांध ये पुनासा खंडवा में है। ठीक है, तो नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर, महेश्वर और ओंकारेश्वर, ये आपको याद रखना है। इंदिरा सागर बांध, महेश्वर बांध, ओंकारेश्वर, ठीक है, और सरदार सरोवर। तो सरदार सरोवर को तो मैंने क्लियर कर दिया, ये गुजरात में, लेकिन ये जो तीनों हैं नर्मदा नदी पर जो नर्मदा सागर परियोजना के अंतर्गत आते हैं, तो कौन कौन से हैं, ये इंदिरा सागर, महेश्वर और ओंकारेश्वर, और ये तीनों कहां पर हैं, एमपी के अंदर में। एमपी ये याद रखिए, एमपी में है और ये गुजरात में। क्लियर हो गई बात। तो इंदिरा सागर, महेश्वर, ओंकारेश्वर ये कहां पर है, इंदिरा सागर ये खंडवा में है। क्लियर हो गई, पुनासा जो जलप्रपात बना हुआ है इंदिरा सागर, ठीक है, तो वहां पर पुनासा। दूसरा धार जिले में, महेश्वर कहां पे है, धार, या कैसे, महेश्वर रा और धार में रा, ठीक है, तो महेश्वर धार, और उसके बाद ओंकारेश्वर, यहां पर भी रा आ रहा है। अब ये आपको क्लियर हो सकता है कि ओंकारेश्वर, तो वो कैसे, तो ओंकारेश्वर मतलब हो गया ओंकार, ठीक, तो यहाँ खंडवा में है, तो आप ऐसे खंडवा में ओंकार जी बैठे हुए हैं और महेश्वर से जो है वो धारा निकली हुई, तो महेश्वर से धारा, ओंकारेश्वर खंडवा में बैठे हैं। इस तरीके से लर्न करिए। और इंदिरा सागर बांध ये पुनासा जो जलप्रपात है उसको बना हुआ, और यही इंदिरा सागर बांध से जुड़ा हुआ है। इसी पे डैम जो बना तो 91,000 हेक्टेयर पानी यानी विस्तृत हो गया ये डैम की और ऊंचाई बढ़ाने के बाद में। और इससे क्या हुआ, बहुत सारे मतलब वहां पर जो जलीय जीव हैं, जो जनजातियां हैं, इन सब के लिए जलमग्न हो गया खेती। तो इसी की वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन, डिस्प्लेसमेंट वाली बात हो गई, ठीक है, तो लोग कहाँ जाए, कहाँ बसे, उनके लिए बहुत दिक्कत। तो मेधा पाटेकर जी नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है, तो इसलिए आप उसको लर्न करके रखिएगा।
तो आपने जितनी चीजें मैंने बताया ये आपको नर्मदा से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न करके रखिएगा। अब हम अगले बात करेंगे चंबल नदी की बात करेंगे छात्रों। तो ये पश्चिमी एमपी की मुख्य नदी के रूप में है चंबल नदी। वेस्टर्न के अंदर में, पश्चिम के अंदर में अगर आप एमपी का मैप इस तरीके से देखते हैं भाई छात्रों, ठीक है, तो इसमें ये पश्चिम की नदियों, क्योंकि ये ठीक है, ये जो पार्ट है चंबल वाला पार्ट है, ठीक है, तो पश्चिमी नदी के रूप में यहाँ पर विस्तृत है। इसके उपनाम की चरमोवती कहा जाता है, ठीक है, तो चरमोती के नाम से जाना जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे रेवा नाम है नर्मदा का, वैसे चरमोती इसका नाम है। गहरे खड्डों का निर्माण करती है, इसीलिए अवनालिका अपर्दन के लिए जाना जाता है, बीहड़ों का निर्माण करती है। तो गहरे खड्ड जिसको कहते हैं बीहड़, ठीक है, तो ये सब शब्द आते हैं बीहड़, ठीक, जैसे डाकुओं का जो क्षेत्र हो गया, ठीक है, चंबल के डाकू, तो बीहड़ या गहरे खड्ड का निर्माण करती है। अवनालिका अपर्दन इसको कहा जाता है, चंबल रिवर। और उद्गम की अगर हम बात करें तो इंदौर जिले के महू, ठीक है, जो डॉक्टर अंबेडकर नगर के रूप में इस समय जाना जाता है, जो महू जहां पर उनका जन्म हुआ था, तो महू के रहने वाले थे, तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। और कुल लंबाई 965 किलोमीटर, ठीक है, ये एक जान पाव, तो जाना पाव पहाड़ी है, वहीं पर जो है ये वहां से उद्गम होता है, ठीक है, तो चंबल जाना पाव पहाड़ी वहीं से निकलती है, ठीक है, 616 मीटर की ऊंचाई से, समुद्र तल से अगर देखा जाए तो 843 मीटर ऊंचाई जाना पाव पहाड़ी, और वहीं से रिवर निकलती है चंबल। तो जाना पाव पहाड़ी, इसको लर्न करके रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चंबल कहाँ से निकलती है, तो जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। चरमोती इसका जो है उपनाम है। बस इस तरीके से क्लियर हो गया इंदौर के महू जिले से, ठीक। अब हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है ये जो परियोजना इस पे बनती है चंबल के ऊपर, वो 3 राज्यों में बनती है भाई छात्रों, ये इंपॉर्टेंट है, एमपी, राजस्थान और यूपी, ठीक है। एमपी के अंदर में देखा जाए तो किन किन जिलों में बहती है, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, ठीक है, तो धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, ये 4 जिले। राजस्थान के अंदर में कौन कौन से जिले कवर कर रही है, बूंदी, कोटा और धौलपुर। बूंदी, कोटा, धौलपुर राजस्थान यानी चंबल होकर के जा रहे। यूपी के अंदर में जाकर के फाइनली यमुना में मिल जाती है, तो इटावा में, ठीक है, तो यूपी इटावा में यमुना में जाकर के चंबल रिवर मिल जाती है। तो क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर याद रखिएगा धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, ठीक है, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, इस तरीके से ये प्रवेश करते हुए इसको कवर अप करती है। तो इंदौर से, वहीं से महू से निकली, फिर धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, इन सबको कवर करते हुए फिर एमपी छोड़ती है, तो बूंदी, कोटा, धौलपुर और फिर फाइनली जाकर के इटावा में, इस तरीके से। क्लियर हो गई बात। अब इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें कि चंबल के अंदर में कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो भाई यहाँ काली सिंध, ठीक है, तो काली सिंध और सिंध, सिंधु नहीं लिखना है, ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा धा में नहीं लगेगी, काली सिंध, सिंध, पार्वती, ठीक है, बनास, ये चंबल की कैसी हैं, सहायक नदियां। तो काली सिंध, सिंध ये तो आपका लर्न नहीं हो गया, पार्वती, बनास, ठीक है, ये 4 नदियां जो है मुख्य रूप से वो चंबल की सहायक नदियां हैं। चंबल घाटी परियोजना की बात करें तो ये यहाँ पर 3 बढ़िया परियोजनाएं जो चलती हैं हैवी लेवल पर, वो गांधी सागर, राणा प्रताप परियोजना, ठीक है, गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप परियोजना और जवाहर सागर परियोजना। ये छात्रों बहुत बार पूछा गया है, ये यूपी के अंदर में भी पूछा गया, एमपी में तो पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ये तो यही जो गांधी सागर परियोजना है यही एमपी के अंदर में है छात्रों, तो ये आपको याद रखना है कि एमपी में यही है, ठीक है, ये भानपुरा तहसील है मंदसौर जिला में, वहीं पर ये गांधी सागर परियोजना। दूसरी बात अगर हम लोग बात करेंगे तो राजस्थान के अंदर में चित्तौड़गढ़, ठीक है, वहां उस जिले के अंदर में राणा प्रताप परियोजना है। और तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे तो जवाहर, ये कोटा बांध परियोजना, ठीक है, राजस्थान के कोटा में है जवाहर सागर परियोजना। क्लियर हो गई। तो राणा प्रताप, जवाहर सागर ये दोनों राजस्थान की हैं, जबकि गांधी सागर परियोजना ये एमपी की है। यही आपको इतना लर्न करके रखना। देखिए भाई छात्रों, होता क्या है कि जब आप 1-2 बार अगर लेक्चर सुन लेंगे ना, तो मान लीजिए कि आपको कंठस्थ हो जाएगा, क्योंकि होता कि एक बार अगर आप सुनते चलते हैं ना, तो कभी कोई ना कोई चीज निकल जाती, स्लिप कर जाती माइंड से, अरे ये तो निकल गया, फिर ये हुआ, पढ़े सुने लेकिन वो स्लिप हो गया। इसीलिए लेक्चर को कभी भी कोशिश करिएगा तो मिनिमम 2 टाइम्स, ऐसे तो मैं 3 टाइम्स कहता हूं, लेकिन मिनिमम 2 टाइम्स आपको सुनना ही सुनना, क्योंकि एक बार कोई चीज सुनिए तो वो स्लिप कर जाता है। या तो भाई आप पहले से सिविल वगैरह की तैयारी इस तरीके से किए हो, तब आपको लगेगा अरे सर ये सब हम जानते हैं, मतलब एक रिवीजन खाली होकर आएगा। लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं करके रखी है तो आप मिनिमम 2 टाइम्स, ये मैं अपनी तरफ से आपको सलाह देता हूँ, ये आपको करना ही करना है।
चलिए हम लोग बात करेंगे बेतवा नदी की। तो बेतवा की अगर बात करें तो इसका जो उपनाम है वो उपनाम है एमपी की गंगा। तो भाई छात्रों, ये जब क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। अगर मध्य प्रदेश की गंगा उपनाम से किस नदी को जाना जाता है तो बेतवा को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्राचीन नाम में बेतवा को बेत्रवती कहते थे। क्या कहते थे? बेत्रवती। बेतवा मतलब बेत्रवती। उसका उद्गम कहा? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में कुमरा गांव में, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है वहाँ कुमरा गांव है। 380 किलोमीटर की लंबाई है। जो इसका अधिकांश बहाव है वो विदिशा जिले में, कुमरा से स्टार्ट हो जाता है रायसेन से, लेकिन जो विदिशा जहाँ सांची का एक कूप बना हुआ वहीं पर इसका मैक्सिमम बहाव है, ठीक है। और आगे चल करके यूपी हमीरपुर में, यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के अंदर में अन्य जिलों में देखा जाए तो बीना, सागर और टीकमगढ़ में भी इसका फ्लो आउट है, लेकिन मुख्य रूप से विदिशा में बहती है, रायसेन से निकलती है। क्लियर हो गई बेतवा की बात। अब इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे तवा नदी, ठीक है। तो तवा क्या है? इसका उद्गम स्थल ये पंचमढ़ी के पास महादेव पर्वत के पास से पीलीभीत की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। तो याद रखना, जैसे पीलीभीत यूपी के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट है ना, वैसे तवा कहाँ से निकलता है? पीलीभीत से। तो तवा नदी पीलीभीत पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है तवा, और मुख्य प्रवाह जो देखा जाए तो होशंगाबाद और नर्मदा नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। तो तवा निकलती है और जाकर के नर्मदा में मिल जाती है। तो अभी ऊपर नर्मदा में बताया गया था कि तवा क्या, उसकी सहायक नदियां। तवा की सहायक नदी, तो तवा किसकी सहायक नदी हो गई? ये आपको इंपॉर्टेंट हो, तो नर्मदा की सहायक, नर्मदा में जाके मिलती है इसलिए नर्मदा। लेकिन तवा की जो सहायक नदियां हैं, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि तवा की सहायक नदियां क्या है, तो तवा की जो सहायक नदियां हैं वो देनमा, मालनी, सुखतवा, ठीक है। ये नदियां इससे संबंधित है। तो छात्रों, इसकी सहायक नदियों में आप इसको हमेशा क्लियर करके रखिए कि देनमा, मालनी और सुखतवा, ठीक है। ये जो है तवा की सहायक नदियां हैं। तवा परियोजना जो नर्मदापुरम जिले में, ठीक है, स्थित है। नर्मदापुरम जो जिला है एमपी का, उसमें ही स्थित है, और मुख्य कार्य इसका जो तवा का है वो बिजली बनाना होकर के वो सिंचाई है, ठीक है। तो सिंचाई जो है इसका मुख्य कार्य हो गया। अब हम लोग इसके अगले पार्ट पर बात करते हैं केन नदी। छोटी छोटी रिवर है छात्रों, काफी लंबा हो गया है, लेकिन अब इसको तेजी से आप कवर कर दिए, ठीक है। केन नदी की बात करें तो इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत, ठीक है, जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है विंध्याचल, वहां पर है, कैमूर पहाड़ी से निकला हुआ, ठीक है, कटनी जिले में, ठीक है। तो इसको याद ध्यान रखेंगे। प्राचीन नाम अगर बात की जाए तो केन को कर्णवती कहते हैं, ठीक है, और यमुना में जाकर के फाइनली बह जाती है, ठीक है, जाकर के मिल जाती है केन, ठीक। सोन की बात की जाए तो इसका अमरकंटक जो नर्मदा के समीप है वहीं से निकलती है, इसके बारे में ऊपर मैंने मैप में बताया भी है, ठीक है। गंगा में जाकर के मिल जाती है बिहार दीनापुर पहाड़ी में, तो बिहार में दीनापुर पहाड़ी के पास गंगा में जाकर के मिल जाती है। 780 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, 427 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो आपकी केन की है, ठीक है। छिप्रा की अगर बात की जाए तो उसको मैंने बताया था कि छिप्रा नदी जो बार बार पूछा भी जाता है कि उज्जैन शहर, ठीक है, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसता है? छिप्रा, जहाँ महाकाल का मंदिर भी है। 195 किलोमीटर इस तरीके से है। तो उसका उद्गम इंदौर के काकरी बर्डी, ठीक है, काकरी बर्डी के पास में है, और समागम जो है इसका चंबल नदी में। तो छिप्रा जाकर के चंबल रिवर में मिल जाती है, ठीक है। इसी तरीके से बात करेंगे काली सिंध की बात की जाएगी तो काली सिंध जो है ये इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? वो देवास जिले के बागली गांव में, ठीक है। तो काली सिंध जो है वो देवास जिले के बागली में है। ये विंध्याचल श्रेणी के समीप में है, ठीक है। 150 किलोमीटर काली सिंध है, और समागम जो है इसका भी राजस्थान में चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। तो छिप्रा हो गया, काली सिंध हो गया, सब चंबल में जाकर के मिलती है। बस वो बात अलग है कि छिप्रा नदी के पास में जहां पर संगम बनता है नर्मदा के साथ में, वहां पर जो है ये महाकाल का मेला भी लगता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सिंध नदी। देखिए याद रखिए सिंध का, तो ये विदिशा जिले में, ठीक है, सिरोज स्थान है, वहां पर जो है ये समागम इसका क्या होता है कि यूपी के इटावा में यमुना नदी में, तो सिंध भी यमुना में जाकर के मिल जाती है। तो याद रखिएगा सिंध है यमुना में मिलती है, और जबकि ये आपका काली सिंध जो है वो चंबल में मिलती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। काली सिंध ये चंबल में जाकर के मिल रही है, जबकि जो सिंध है वो यमुना में जाकर के मिल रही है, ठीक है, यमुना में मिल जाती है। इस तरीके से वही चंबल में मिल करके और यमुना में मिल जाती है, वहीं पास नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको सिंध और काली सिंध का बड़ा कंफ्यूजन टाइप में रहता है, इसको ध्यान रखना है। तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो चंबल भी है वो फाइनली यमुना में जाकर के मिलती है।
टोन्स की बात की जाएगी तो टोन्स को तमसा नदी भी कहा जाता है। टोन्स, इसको तमसा नदी, ये कई बार पूछा भी गया है। इसका उद्गम स्थल सतना जुलेरी गांव है, कैमूर पहाड़ी के पास से निकलती है, ठीक है, और गंगा नदी में जाकर के फाइनली मिल जाती है, ठीक है। माही रिवर की बात की जाए तो ये मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। ये शुरुआती दौर में ही मैंने इसके बारे में चर्चा कर दी है। और इसका उद्गम धार जिले के भिंड गांव के पास में विंध्याचल पर्वत से निकली हुई कुल लंबाई 583 किलोमीटर की है और इसका समागम अरब सागर में जाकर के मिल जाती है, ठीक है, इस तरीके से। पेंच नदी की बात की जाएगी, ये भी कई बार पूछा गया। पेंच ये छिंदवाड़ा में है, ठीक है, तो छिंदवाड़ा से इसका जो है शुरुआत होता है, जुन्नार देव पहाड़ी है वहां पे, वहीं से निकलता है, ठीक है, पेंच नदी। और इसका समागम किसमें हो जाता है? गोदावरी। तो पेंच नदी का जो है किसकी सहायक है? गोदावरी की है। तोतला डो और माचा मोरा बांध यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो तोतला डो और माचा मोरा बांध ये पेंच नदी पर स्थित है, 197 किलोमीटर कुल लंबाई में। धसान नदी की बात की जाएगी छात्रों, तो धसान नदी ये रायसेन जिले से निकलती है, ठीक है, और इसका समागम जो है बेतवा नदी में है। तो धसान किसमें है? जाकर के बेतवा में धस जाती है, ठीक है, तो धसान बेतवा में जाकर के धस जाती है और लहचूरा बांध स्थित है। तो धसान नदी पर एक बांध बना हुआ है, इसको कहते हैं लहचूरा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो धसान नदी लहचूरा बांध, कुल लंबाई इसकी 240। ये पूछता नहीं, बस केवल एक आइडिया के लिए है, बस ये मेन चीज जो पूछता वो आपको याद रखना है। वर्धा नदी की बात की जाएगी तो बैतूल जिले के मुल्तई पहाड़ी से वर्धा नदी ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और वेन गंगा के अंदर में इसका फाइनल, तो वेन गंगा जो कि पेन गंगा बात की जाए तो गोदावरी की सहायक नदी है, तो बेन गंगा में आकर के मिल जाती है वर्धा, ठीक है। तो ये बात इसको ध्यान रखना है। बैतूल बैगाल के मुल्ताई पहाड़ी से निकली है, 525 किलोमीटर लंबाई। बेन गंगा की बात की जाएगी तो ये सिवनी जिला, ठीक है, पसरवाड़ा पठार से निकलती है और गोदावरी में जाकर के, तो मैंने बताया नहीं कि बेन गंगा किसमें मिलती? गोदावरी में। और वर्धा किसमें मिलती है? बेन गंगा। तो वर्षा जो वर्धा बेन गंगा में, बेन गंगा गोदावरी में, ठीक है। तो वर्धा नदी के मिलने के बाद में प्रणहिता के नाम से जाना जाता है। तो जब भी वर्धा नदी मिल जाती है, यानी कि जब वेनगंगा में वर्धा नदी मिल जाती है तो उसको प्रणहिता कहते हैं, ठीक है। वेनगंगा को प्रणहिता उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रणहिता जहाँ है वो किन 2 नदियों का समागम स्थल है या प्रणहिता में, तो वेनगंगा में जब वर्धा मिल जाती है तो उसको क्या कहते हैं? प्रणहिता, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, प्रणहिता ये वर्धा और बेनगंगा के समागम स्थल को कहते हैं, वहां से प्रणहिता नाम हो जाता है बेनगंगा का, और ये बेनगंगा जाकर के गोदावरी में मिल जाती। इस तरीके से काफी मेहनत किया छात्रों आप लोगों ने और इसको पूरे लेक्चर को ध्यान से सुना। मिलते हैं हम लोग अगले वाले लेक्चर में, और जिसमें हम आप लोगों को कुछ जलप्रपात है जो इम्पोर्टेंट है, वो आपसे पूछे जाते हैं हमेशा कि कौन जलप्रपात कहाँ पर, किस नदी में, कहाँ पर बना हुआ है ऐसा। और साथ ही साथ में कुछ नदियों के किनारे कुछ स्थल हैं जो स्थापित है, वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इनको कल हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।